हेलो दोस्तों, हम फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आर्या पर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम अनसोल्ड पेपर करा रहे थे जिसमें आपका पेपर कोड था 346 BU। इसका 346 BU इसका पार्ट 1 आपके पास हो गया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम अनसॉल्व पेपर कोड जो था 346 BU इसको करा रहे थे, जिसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं। अब बारी है आपके पार्ट 2 की। ठीक, तो पार्ट 1 में हम आपको पता है 4 क्वेश्चन जो थे, 4 क्वेश्चन जो पूरे हम आपको करा चुके थे। पार्ट 2 हम जो लेके आए हैं उससे आगे के क्वेश्चन आपको इस पार्ट में कराएंगे। ठीक, बाकी हमारी एक सीरीज जो चल रही है, ऐसा कि आप जानते हैं कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके अब तक हमने 9 क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंचा सकती है। उसकी भी आगे की वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल अनसोल्ड जो तीसरा अनसोल्ड पेपर हम करा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट आज हम आपको कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जब मैं अनसोल्ड पेपर कराता हूं तो उससे पहले आपको एक मोटिवेशन कोड देता हूं। तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आइए चलते हैं मोटिवेशन कोड की तरफ। कोड है आपका कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दें। ठीक, हौसलों को बुलंद कर रास्तों पर चल दें। हौसलों को बुलंद करिए और रास्तों पर क्या कर दीजिए, चल दीजिए, तो तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। ठीक, तो आपको अपना क्या हो जाएगा, मुकाम मिल जाएगा। तो हौसले आपको बुलंद करने हैं। आपके अभी भी पेपर आने ही वाले हैं, आपको हौसला बुलंद करना है कि मैं टॉप करूंगा, तो आप टॉप कर जाएंगे। तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। ठीक, और अपने अपने माँ बाप का नाम क्या कर देंगे, रोशन कर देंगे। तो आपको अपने हौसले बुलंद रखने हैं। अभी अगर आपने हौसला अपना गवाया तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक, तो हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दें। रास्ते जो आपने बनाए हुए हैं, मैंने बताया है, जैसे जैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे आपको पढ़ा देना है। तो क्या है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दें, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठीक, तो आप पहल तो करिए। पहले आप कुछ करेंगे तो पहले आपको ही पहल करनी होगी, है ना भाई। टॉप आपको करना है तो आपके माँ बाप या आपके गुरु थोड़ी पहल करेंगे, पहल आप ही करोगे। तो पहल आपको करना है। तो फिर अगर आप अकेले ही पहल कर रहे हैं तो फिर आपके सारे, जब आपको सब लोग मेहनत करते हुए देखेंगे तो आपके पीछे वो खुद आ जाएंगे, है ना। मम्मी आएंगी, खाना ले लो, चाय ले लो। ठीक, पापा आएंगे, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो खुद आपकी आवश्यकताएं सब पूर्ति करने लगेंगे। ठीक, लेकिन पहल आपको करनी है। जब पहल कर देंगे तो काफिला खुद आपके पीछे बन जाएगा। जब आप टॉप होके आएंगे तो काफिला सब लोग आपके घर पे आएंगे मिठाई देने, है ना, कि उसके माँ बच्चों का, उसके माँ बाप हैं, उसके बच्चे ने टॉप किया है ना, फलाने के माँ बाप जो हैं बच्चे ने टॉप किया है। ठीक, उसके ठीक, तो ये आप करना है। ठीक है, तो पहल करना है आपको खुद से और काफिला आपके खुद पीछे बन जाएगा, ये ध्यान देना है। ठीक, तो ये था आपका मोटिवेशन कोड। आइए एक बार और पढ़ लीजिए कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, है ना, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। आइए चलते हैं इसी ऊर्जावान के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, 5th का क्वेश्चन था कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जब तक एक अवतल लेंस को एक उत्तल लेंस से संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं इस सवाल को। तो उत्तल लेंस की 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी। यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ, 15, और यू आप जानता हो उत्तल हो या अवतल हो, यू हमेशा माइनस का ही रहता है। तो यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम 20 से लिखते हैं।
और लेंस से वस्तु तक की दूरी को हम u से लिखते हैं। तो v बराबर आपको दे रखा है कितना 30, उत्तल है इसलिए v किसका होगा प्लस का होगा, ठीक है, उत्तल लेंस दे रखा है v प्लस का होगा। तो यहीं से निकाल लेते हैं, हमें निकालना क्या है इसमें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक, ये निकालनी है। मतलब f1 का मान आपको निकालना है, f1 मान लेते हैं इसको, और एक आपको निकालना है अवतल लेंस की, दो लेंस लगे हुए हैं इसमें, अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब f2 का मान आपको इसमें निकालना है, ठीक। तो पहले अगर हम फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हमें किसकी निकालनी है भाई, उत्तल के लिए। तो फार्मूला आप जानते हैं 1/f1 बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है आपके पास 30 माइनस u की वैल्यू कितनी है 15 माइनस का, ठीक, या बराबर 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/15, एलसीएम ले लीजिए 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा तो यहाँ 1 और 15 दूनी 30 मतलब 2, ये आ गया 3/30 या 3 धाम 30 या 1/f1 का मान जो आ जाएगा वो 1/10 या f1 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। f1 का मान आपके पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आंसर। अब कह रहा है सेकंड कंडीशन, अब कौन सी बात कर रहा है भाई, सेकंड केस की। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उत्तल लेंस के संपर्क में रखेंगे तो वो 30 सेंटीमीटर जो उसका प्रतिबिंब है वो आगे खिसक जाता है ना। तो यहाँ जो v डैश की जो वैल्यू होगी वो 30 तो आगे खिसक गया, और 30 ऑलरेडी पहले ही था ये, है ना। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आप जानते हैं 1/f बराबर 1/, यहाँ टोटल f की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिख लीजिए v डैश माइनस का 1/u। 1/v डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60 माइनस का 15, तो 1/60 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1/15, 60 का यहाँ एलसीएम आ जाएगा, 60 एकम 60 और 15 चौका 60, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा 1/f बराबर 5/60, ठीक है, ये आ गया आपके पास। या f की वैल्यू जो आ जाएगी 60 आएगा, 12 काट दीजिए, 12 पंजे 60 होते हैं, या 1/f बराबर 1/12 या f बराबर जो आ जाएगा वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। f का मान ये आ गया, f1 का मान ये आ गया। अब एक फार्मूला आप जानते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f2 की वैल्यू और चाहिए आपको तो 1/f2 को इधर ही रोकिए, 1/f माइनस का 1/ क्या आ जाएगा f1, 1/f की वैल्यू आपके पास 12 है माइनस f1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/f2 बराबर माइनस का 1/60 या जो f2 की वैल्यू आएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपसे निकलवा रहे थे f1 और f2 की वैल्यू। तो जो f1 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर जो उत्तल लेंस के लिए है, और f2 की जो वैल्यू जो अवतल लेंस के लिए है वो आएगी कितनी 60 सेंटीमीटर। आंसर एकदम सही है। कैसे? क्योंकि अवतल के लिए आप जानते हैं f की वैल्यू फोकस दूरी प्लस की होती है और अवतल के लिए माइनस की, तो यहाँ प्लस क्या रहे माइनस का रहे, तो एकदम आपका आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ये आपका पास सवाल था, आप नोट कर लेंगे सवाल को, ठीक है। आपका आई होप समझ में आया होगा। समझ में आइएगा तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ज़रूर करिए। और हमें आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मैं बच्चों के काफ़ी कमेंट पढ़ता हूँ तो काफ़ी बच्चे हमसे खुश भी हैं कि आप सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद। ये आप सभी का प्यार है कि हम अभी तक ये सीरीज़ को चला पा रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको ये मिलता रहे, ठीक। हमारी भरपूर कोशिश होगी। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर अगर दूसरा सब्जेक्ट भी लाइए, तो मेरी टीम काम कर रही है उन लोगों को, क्योंकि हमारा भी नई नई शुरुआत है, ठीक है। तो कुछ थोड़ी सी कंडीशंस रहती हैं,
ठीक है। तो हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक मेरा प्रयास है कि केमिस्ट्री और इंग्लिश को आपको कुछ ना कुछ तो बताया जाए इस साल के लिए, ठीक है। तो कोशिश में लगे हैं, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा आपके सामने आपको सूचना दे दी जाएगी ग्रुपों में, तो आपके साथ क्लास लग जाएगी वहाँ पे भी, ठीक है। चलिए, ये सवाल आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है ख नंबर की, परावर्ती दूरदर्शी किरण आरेख को खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए तथा इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से कीजिए, ठीक। तो ये है आपके पास, देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन है इसके पास, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये देखते हैं सवाल क्या है। तो देखिए, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है और इसकी कार्यविधि स्पष्ट करनी है, उसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से करनी है। तो परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, परावर्ती दूरदर्शी द्वारा अधिक चमकीला एवं स्पष्ट प्रतिबिंब, है ना। अधिक परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, परावर्ती दूरदर्शी द्वारा अधिक चमकीला एवं स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है। अधिक चमकीला एवं क्या स्पष्ट जो प्रतिबिंब है वो बनता है, ठीक है। अधिक चमकीला तथा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। जो परावर्ती होता है, परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा अधिक चमकीला एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये परावर्ती दूरदर्शी है। रचना क्या है, तो रचना अगर देखेंगे तो सबसे पहले एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर चित्र को देख लीजिएगा। देखिए, ये चित्र है हमारे पास, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि बड़ी फोकस दूरी एवं एक बड़े द्वारक का एक अवतल लेंस होता है। तो ये देखिए, ये अवतल लेंस है ना। या मैं यहाँ बनाऊँ जो चित्र, यहाँ देखिए, ये मान लो कोई आप अवतल लेंस ले लें, बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ये कैसा होता है, परवलयकार। इस पर परवलयकार अवतल दर्पण के फोकस से पहले 45 डिग्री कोण पर एक परवलयकार झुका हुआ समतल दर्पण होता है, ठीक। तो मान लो ये कोई अवतल दर्पण है और इस पर परवलयकार झुका हुआ 45 डिग्री पर, ये परवलयकार मान लो, परवलयकार झुका हुआ 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण क्या होता है, लगा हुआ। ये मान लो कि एक समतल दर्पण लगा हुआ है 45 डिग्री पर, ठीक, झुका हुआ है। और वस्तु के बने प्रतिबिंब को देखने के लिए एक इसमें क्या लगा होता है, दूरदर्शी, ठीक। तो वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए यहाँ एक इस तरीके का आप क्या लगा देते हैं, ये दूरदर्शी इसमें लगा देते हैं, ठीक। यहाँ से ये आँख बना लो, ये आँख से आप इसमें देखते हैं, तो एक दूरदर्शी लगा होता है। देखिए, आइए तो इसमें कैसे करते हैं, तो पहले इसके चित्र को मैं देख लूँ। देखो, ये कोई मान लो कोई क्या लगा है, अवतल दर्पण लगा है, बड़े फोकस अवतल लेंस लगा है और बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का है ना। और इसमें एक परवलयकार 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण लगा होता है और इसके प्रतिबिंब को देखने के लिए एक क्या लगा दिया, इसमें दूरदर्शी लगा दिया, ठीक। तो काम कैसे करता है, जैसे देखिए, कुछ किरणें बाहर से आई, है ना, कुछ किरणें क्या आई, बाहर से। ये मान लो इधर से एक किरणें आ रही हैं और इस लेंस पे क्या हुई, टकराई। टकराने के बाद, इस लेंस पे टकराने के बाद ये कहाँ जाती हैं, ये इस तरफ की ओर चली जाती हैं, ठीक। मान लो कुछ और किरणें आई, जैसे कुछ क्या आई, और किरणें, ठीक है, कुछ और किरणें आई, जैसे यहाँ पे कुछ और किरणें आ जा रही हैं, ये वाली, ये प्रकाश की कुछ किरणें आई, ठीक। ये भी इस पे टकराने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे इस तरीके से आ जाती हैं, ठीक है, ये टकराने। तो क्या लिखते हैं इसमें, देखिए, इसमें लिखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी रचना कैसी होती है, आइए बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि बहुत दूर वस्तु ए बी, ये कोई बहुत दूर क्या है, कोई वस्तु रखी है ए बी, वहां से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और कहाँ पर गिरी, अवतल दर्पण पर गिर गई, ठीक। बहुत दूर कोई वस्तु ए बी है जहां से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अवतल दर्पण पर क्या हो जाती हैं, गिरती हैं। और यह दर्पण से परावर्तन, यहाँ से किरणों का क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात 45 डिग्री पर जो समतल दर्पण लगा हुआ है उस पर ये आपतित हो जाती हैं, ठीक, उस पे क्या हो गई है, आपतित। और जहां से परावर्तन के पश्चात यह किरणें सीधे टेलीस्कोप में चली जाती हैं,
सीधे कहाँ जा रही हैं ये, टेलीस्कोप में। तो यहाँ से जो किरणें होती हैं वो सीधे टेलीस्कोप में इस तरीके से ये दोनों किरणें क्या होंगी, चली जाएंगी, यहाँ से टेलीस्कोप में चली जाती हैं। अब जहाँ ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को, इन दोनों किरणों को जहाँ ये काटेंगी, ठीक है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगी, काटेंगी, वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहाँ दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक। तो जहाँ परावर्तन के पश्चात ये सीधे किरणें किस में चली जाती हैं, टेलीस्कोप में, जिस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, और छोटा ए डैश और कैसा बनता है, बी डैश बनता है। और यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दूरदर्शी के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करता है, वस्तु का काम करता है, जिसका बहुत बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाता है, ठीक। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से किरणें जाएंगी ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ ये जाएंगे, यहाँ से ये किरणें जाएंगी ऊपर की तरफ, ठीक। ये दोनों आपस में मिलेंगी, जहाँ पे मिलेंगी यही प्रतिबिंब आपका बन जाएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक। तो सबसे पहले इस चित्र में आपको करना क्या है, देखिए क्या लिखना है कि सबसे पहले हम लेते हैं एक अवतल दर्पण, ठीक। क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण पे क्या होता है, वहां से अवतल दर्पण होता है, वहां से इसमें एक परवलयाकार आकृति का 45 डिग्री पर एक क्या लगा होता है, समतल दर्पण, और वस्तु को देखने के लिए इसमें क्या लगा होता है, टेलीस्कोप। ये तो रचना है, ठीक। एक अवतल दर्पण होता है और 45 डिग्री पर परवलयाकार आकृति का एक समतल दर्पण लगा होता है, और वस्तु को देखने के लिए क्या लगा होता है, टेलीस्कोप। ये तो रचना में। फिर ये चित्र बनाना है, तो चित्र में क्या है कि बहुत दूर ये वस्तुएं हैं, ए बी क्या है, कोई बहुत दूर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और जैसे ही इस अवतल दर्पण पे टकराएंगी यहाँ से इन किरणों का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, ठीक। परावर्तन होके मार्ग क्या कर देंगे, परिवर्तित। तो परावर्तन होके ये किस पर आपतित हो जाएंगी, जो 45 डिग्री का समतल दर्पण लगा है उस पर क्या हो जाएंगे, ये आपतित हो जाएंगे। ये प्रतिबिंब का बनना है, ठीक, जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत दूर वस्तु ए बी है, वहां से प्रकाश की किरणें आई, अवतल दर्पण पर पड़ी, वहां से परावर्तित होकर किस पर, 45 डिग्री का जो समतल दर्पण लगाया उस पर क्या हो गई, आपतित हो गई, और वहां से सीधे कहाँ चली गई, टेलीस्कोप में, ठीक है, दूरदर्शी में चली गई। वहां से सीधे कहाँ चली गई, दूरदर्शी में। और वहां से सीधे दूरदर्शी में जाने के बाद उसका जो ए बी का जो प्रतिबिंब बना वो ए डैश और बी डैश बना, जो वस्तु से कैसा है, उल्टा है, और कैसा है, वास्तविक है, और वस्तु से कैसा है भाई, छोटा है, ठीक। अब ये ए डैश बी डैश इस टेलीस्कोप के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश बनेगा, जो वस्तु से कैसा होगा, आभासी, डॉट डॉट लाइनों के द्वारा दिखाया ना, तो आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक। वस्तु से कैसा होगा, बहुत बड़ा। ये प्रतिबिंब का बनना है। एक बार और बता रहा हूं कि बहुत दूर वस्तु ए बी है, वहां से प्रकाश की किरणें आई अवतल दर्पण पर क्या हो गई, आपतित हो गई, वहां से इन किरणों का परावर्तन हुआ, परावर्तित होकर ये 45 डिग्री का जो समतल दर्पण लगा है उस पर आपतित हो गई, और वहां से ये सीधे कहाँ चली गई, टेलीस्कोप में। जब टेलीस्कोप में गई तो प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश, ए बी का जो वस्तु की अपेक्षा कैसा है, छोटा है, और कैसा है, छोटा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है, छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक। अभी ए डैश बी डैश इस टेलीस्कोप के लिए वस्तु का काम करेगा, जो वस्तु का काम करेगा तो इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश बनेगा, जो वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक। ये इसका प्रतिबिंब का बनना है। यही यहाँ लिखा है, देखिए, बहुत दूर वस्तु ए बी प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर गिरती हैं, तो यह किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात 45 डिग्री पर झुके हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, जहां से परावर्तन के पश्चात यह किरणें टेलीस्कोप में जाती हैं, और वस्तु ए बी का उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के लिए किसका काम करता है, दूरदर्शी के लिए वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और
प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, ये सेम वही लिखा है जो मैंने बताया है। ठीक है, चित्र से आप याद करेंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। चित्र बनाना सीखिए। चित्र में कुछ नहीं, अवतल दर्पण है, बहुत दूर वस्तु से प्रकाश की किरणें दो आई, इस पे पड़ी, आपतित होकर 45 डिग्री पर चली गई, वहाँ से आपतित हुई सीधे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से जाएंगी ऊपर की ओर, जहाँ पर दोनों आपस में काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा A डबल डैश और B डबल डैश। क्लियर हो गई बात। ये था प्रतिबिंब का बनना और इसमें आप इतना ही लिखेंगे। अब पूछा गया था तुलनाई PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ से इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में उपयोगिता क्या होती है? तो देखिए, परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में स्पष्ट एवं कैसा बनता है? चमकीला। ठीक है, तो जो परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में कैसा होता है? स्पष्ट एवं चमकीला होता है परावर्ती दूरदर्शी का। ठीक, अगला है कि परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा बना वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में वर्णवृत्तम दोष से क्या होता है? मुक्त होता है। और तीसरा है कि परावर्तक दूरदर्शी में जो परवलयाकार जो दर्पण का उपयोग होने से बना प्रतिबिंब गोलीय विपथन दोष से मुक्त होता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब गोलीय विपथन क्या होता है? इसके अंदर दोष होता है। ये जो 45 डिग्री पर लगा रहे हैं ये गोलीय विपथन को दूर करता है। ठीक है, गोलीय विपथन एक तरीके का आप कहें त्रुटि होती है ना, त्रुटि होती है एक तरीके की, उसको ये दूर करता है। और जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में नहीं लगा होता है तो इसलिए वो गोलीय विपथन उसमें आ जाता है। ठीक, तो ये आपके कारण थे तीन बता दिए। ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा, 3 कारण है आपके, और ये तुलना में उपयोगिता हो गई। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये आपके पास एक चित्र है, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास 3 वोल्ट और ये 100 ओम का प्रतिरोध आई थिंक है ना, 100 ओम का, सॉरी 10 ओम का है, 10 और ये 3 ओम का। ठीक है, 3 ओम का 4.5, वहाँ 6 और वहाँ 3। एक परिपथ दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि 10 ओम का जो प्रतिरोध है ये वाला, इसका आपको प्रवाहित धारा की गणना करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें धारा को दर्शा लें। ये मान लो इसमें धारा I हो जाएगी, इसमें मान लो I1, और इधर की तरफ जो धारा बहेगी वो I माइनस का टोटल इसमें से घटा दीजिए I1। भाई इसलिए टोटल धारा इसमें से I1 को घटा दीजिए, तो इधर जो आएगी वो I में से कौन सा I1 को घटाएंगे उतनी आएगी, I माइनस का I1। ठीक, इसको हम पास 1 मान लेते हैं, इसको पास हम कितना मानते हैं? 2। ठीक, पास 1 और पास 2 को समझ लेंगे। देखिए पास 1 कितना होगा, ये जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा वो पास 1 होगा। ठीक, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? पास 1। और अगर इस पूरे पास 2 की बात करें तो 2 कौन सा होगा? इधर से ही चलेंगे, इधर से, और ये पूरा होता हुआ ये वाला, ये जो पूरा होता हुआ ये जो होगा वो पास 2 है। ठीक है, ये पास 2 हो जाएगा, ये पास 2 हो जाएगा। तो 2 पास है इसमें। ठीक है, तो पास अगर 1 से बात करें किसके लिए? पास 1 से। ठीक है, पास 1 से बात करें तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाइए। 3 के साथ I आ जाएगा 3I। ठीक है, कितना आएगा? 3I। और प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा? बोलिए 3I। इसके साथ हम गए तो ये इधर को ही जा रहा है। देखिए इसके साथ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये इधर को ही जा रहा है, तो 6 के साथ आ जाएगा प्लस का 6I माइनस का I1 बराबर, इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 4.5 विद्युत भाग बल E1। ठीक, सॉल्व कर लें तो 3I प्लस का 6I माइनस का 6I1 बराबर 4.5, 6 और 3 9I माइनस का 6I1 बराबर 4.5। दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लें तो 3I माइनस का 2I1 बराबर 4.5।
3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 मतलब 1.5। तो 3i1 माइनस का 2i1 बराबर 1.5, समीकरण नंबर 1। अब पास 2 की अगर बात कर लें, पास 2 से, तो 2 भी ये बड़ा वाला पास था, तो 3 के साथ i आ जाएगा, 3i प्लस, ठीक है, ये 3 के साथ यहाँ से आई है, तो 10 के साथ क्या आ जाएगा i1, तो प्लस का आप लिखेंगे 10i1 और यहाँ से होते आएंगे तो 2 बैटरी आ रही है, ठीक है। लेकिन जब फार्मूला पढ़ते हैं विद्युत भागबल में, बराबर होता है बेटा E2 माइनस E1 के। तो 4.5 में से 3 वोल्ट को यहाँ माइनस करेंगे, प्लस का 10i1 बराबर 4.5 माइनस का 3, तो 3i प्लस 10i1 बराबर 1.5 घटा दीजिए। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2। 1 और 2 को समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण आपके पास आ रही है क्या कि 3i माइनस का 2i1 बराबर 1.5, और ये आ रही है 3i प्लस का 10i1 बराबर 1.5, ठीक है। ये 2 समीकरणें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो मिलेगा, यहाँ से i1 और i2 की वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए सॉल्व करेंगे, माइनस कर लीजिए, जैसे इसको माइनस कर रहे हैं, है ना, इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस और इसको माइनस, तो ये भी कट गए, ये भी कट गए, और यहाँ से कट जाएंगे तो सीधा आप जान रहे हैं i का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। i का मान क्या आ जाएगा 0, कट गए तो i का मान कुछ नहीं बचा, i का मान क्या हो गया 0। किसी एक समीकरण में i का मान 0 रख दीजिए, तो 3i सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, एक मिनट गलत हो रहा है, इसको कर ले, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 2 12, माइनस का i1 बराबर किसका हो गया 0, या i1 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। i1 का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। अब i1 का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, i का मान निकल आएगा, ठीक है। जैसे समीकरण 1 से अगर रखें तो 3i माइनस i1 का मान 0 रख दीजिए और बराबर 1.5, या 3i बराबर 1.5, 3 पंजे 15, तो i का मान होगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। i का मान ये आ गया, i1 का मान क्या हो जाएगा 0, मतलब इधर की ओर कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है। धारा किधर की ओर बहेगी, नीचे की ओर, ठीक है। देखिए i माइनस i1, तो i का मान कितना है भाई 0.5 माइनस 0, तो इधर की ओर 0.5 धारा बहेगी, और i1 का मान तो 0 आया, ऊपर की ओर कोई धारा नहीं बहेगी। ये आपका आंसर था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करना है, देखिए समीकरण ये प्रतिस्थापन विधि है, चाहे आप यहाँ प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे i का रखिए चाहे i1 का रख दिए, नहीं तो इस तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कंपोनेंट दोनों बराबर हैं इसलिए कट जाएंगे भाई, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों कट गए, यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 10 और 2 कितने हो गए 12, तो माइनस का 12 i1 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो 12 को चाहे किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो 0 ही मिलता है, ठीक है। तो i1 का मान 0 होगा, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आना है, ठीक। ये सवाल था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारे देखिए पीएन संधि डायोड में अक्षय परत की संरचना कीजिए, संरचना स्पष्ट कीजिए, और एवलांस भंजन दर्शाए हुए उत्क्रम अभिनव संधि डायोड की अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, ठीक। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत आपको बतानी है, ठीक है। तो अक्षय परत क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ, देखिए अक्षय परत ये होती है, ये एक डायग्राम आपको बनाना है, ये, ठीक है।
ये आपका पी टाइप है अर्धचालक और ये आपका एन टाइप है। अगर आप पढ़े हो तो पी टाइप में कोटरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो कोटर बना दीजिए। और एन टाइप में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। इधर आप विभवांतर से जोड़ दीजिए। ठीक, तो इसके अंदर जो एक होता है वो ई आई होता है, जिसको आप बोलते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ई आई। और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है इसको कहते हैं अपक्षय परत। और ये जो पॉइंट होता है इसको आप बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं, संधि। ठीक, तो इनसे पूछा गया है कि अपक्षय परत का संरचना, तो संरचना हमने बता दी। अब स्पष्ट क्या करना है, तो अपक्षय परत कुछ नहीं लिखना है, क्या कि संधि के दोनों, ये संधि के दोनों ओर है ना, संधि के दोनों ओर ऐसा भाग जिसमें आवेश वाहक नहीं होता है, जिसमें आवेशों का वाहक नहीं होता। कहने का मतलब है कि ना कोटर किसकी तरफ जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ, ना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएंगे, कोटर की तरफ। मतलब इसमें क्या नहीं होता, आवेशों का वाहक नहीं होता, मतलब आवेश एक इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते, उसको हम कहते हैं अपक्षय परत। ठीक, मोटाई होती है लगभग 10 की पावर -6 मीटर। ठीक, अपक्षय परत की। तो क्या लिखेंगे अपक्षय परत की परिभाषा, कि ऐसा भाग या संधि के दोनों ओर बनी ऐसी परत जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है, क्या कहलाती है, अपक्षय परत कहलाती है। ठीक है, क्या होता है कि संधि के ओर बना, दोनों ओर बना ऐसी परत जिसमें आवेशों का वाहक नहीं होता, क्या कहलाती है, अपक्षय परत कहलाती है। ठीक, जिसकी मोटाई लगभग 10 की पावर -6 मीटर होती है। मोटाई कितनी होती है इसकी, 10 की पावर -6 मीटर। तो ऐसा भाग या संधि के दोनों ओर स्थित ऐसी परत जिसमें आवेशों का वाहक नहीं होता या आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित नहीं हो पाते, उसको हम कहते हैं कौन सी परत, अपक्षय परत। ठीक, अपक्षय परत की मोटाई 10 की पावर -6 मीटर होती है। अब कह रहे हैं कि एवलांस भंजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिनत संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। ठीक है, तो उत्क्रम अभिनत का खींचना है, तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। देखिए ये डायग्राम आपका पी टाइप और एन टाइप है, तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी आपसे अगर उत्क्रम अभिनत भी पूछ ले तो क्या करना है, फिलहाल तो अभी उत्क्रम अभिनत पढ़ते हैं। ठीक है, तो उत्क्रम अभिनत में कुछ नहीं है। देखिए ये डायग्राम आपका बन गया उत्क्रम अभिनत, इसके ठीक ये और बना लीजिए, ये डायग्राम आपका बन गया उत्क्रम अभिनत का। तो क्या होता है, जब पी एन संधि डायोड के पी सिरे को ऋण सिरे से, पी को देखो ऋण सिरे से जोड़ा है, और तथा एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से, पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है, एन को तो सिरे से जोड़ते हैं तो संधि कैसी हो जाती है, उत्क्रम अभिनत हो जाती है। जब P को आप ऋण सिरे से जोड़ेंगे और N को धन सिरे से, P को नेगेटिव से जोड़ेंगे और N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो जो संधि होगी वो कहलाएगी आपकी कौन सी, उत्क्रम अभिनत। ठीक, कौन सी कहलाएगी, उत्क्रम अभिनत कहलाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि उत्क्रम अभिनत हो जाती है ना। इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या, ई उत्पन्न होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाता है, ई, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की कौन सी, समान दिशा में होता है। ठीक है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा में होता है, तो की समान दिशा में होता है, जिसके कारण जो अपक्षय परत होती है वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो ना जो पी टाइप के कोटर है वो ना एन टाइप के इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, संधि को पार करके संधि को पार नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। और जब कोई धारा नहीं बहती है तो फिर क्या करते हैं, जो उत्क्रम वोल्टेज है उसको हम क्या कर देते हैं, बहुत अधिक कर देते हैं। देखिए फिर सुनिए, पी टाइप में कोटर है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, तो पी को हम किससे जोड़ दें, नेगेटिव से, एन को किससे जोड़ दें, पॉजिटिव से। तो इसमें
P को जब हम पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ते हैं, N को नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो संधि कैसी हो जाती है? उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम होने आती है तो E एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की सेम दिशा में, समान दिशा में होता है। समान दिशा में होने के कारण जो अक्षय परत होती है वो क्या हो जाती है? चौड़ी। जब चौड़ी हो जाएगी तो ना कोटर इलेक्ट्रॉन से संयोग कर पाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन कोटर से संयोग कर पाएंगे। जब संयोग नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो फिर परिपथ में धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहती है तो फिर क्या करते हैं कि उत्क्रम वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं? बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, है ना, बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। जब बहुत अधिक बढ़ाएंगे तो सूक्ष्म समय के लिए सूक्ष्म धारा बहेगी, ठीक है। तो याद रखिए, अब जो अग्र अभिनत होता है उसमें धारा बहती है और उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं बहती है। लेकिन कब कंडीशन है उत्क्रम धारा में? तब बहेगी जब हम उसका उत्क्रम वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो सूक्ष्म समय के लिए एक सूक्ष्म धारा बहेगी, ठीक है। सूक्ष्म समय के लिए क्या रहेगी? सूक्ष्म धारा, ठीक। यही सब लिखा हुआ है आपके इसके पास। ये चित्र था, देखिए ये सेम चित्र था, वही जो मैंने आपको बना दिया, ठीक है। तो संधि के निकट जो अल्पसंख्यक आवेश होते हैं वो P क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र के संधि को पार करके आपस में संयोग कर लेंगे और एक नियत सूक्ष्म धारा सूक्ष्म समय के लिए बहती है। इसको हम उत्क्रम धारा कहते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं एग्लांस भंजन। क्या कहते हैं? एग्लांस भंजन, ठीक। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? एग्लांस भंजन। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जब P टाइप और N टाइप, P टाइप को हम नेगेटिव से जोड़ें, N टाइप को हम पॉजिटिव से जोड़ें तो ये संधि हो जाएगी उत्क्रम अभिनत। एक इसमें E क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की समान दिशा में होगा। समान दिशा में होने के कारण अक्षय परत क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। मोटी हो जाएगी तो ना P टाइप के कोटर N टाइप की तरफ जा पाएंगे, ना N टाइप के इलेक्ट्रॉन P टाइप के कोटर की तरफ आ पाएंगे। आपस में संयोग नहीं करेंगे, धारा नहीं बहेगी। पर क्या करेंगे कि जब उत्क्रम वोल्टेज को बहुत अधिक कर दिया जाता है तो P टाइप के कोटर संधि को पार करके N टाइप की तरफ चले जाते हैं और आपस में क्या कर लेते हैं? संयोग करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। पर यह जो बंध बना लेते हैं, ठीक है, पर जो धारा बहेगी, अब बंध बनाएंगे तो धारा बहेगी, तो जो सूक्ष्म धारा हो बनेगी और सूक्ष्म धारा जो बहनेगी वो सूक्ष्म समय के लिए बहेगी, ठीक है। तो सूक्ष्म धारा सूक्ष्म समय के लिए बहती है, ठीक है। और उस धारा को हमने नाम देते हैं उत्क्रम धारा और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं एग्लांस भंजन, ठीक। यही पूछा गया था आपको क्वेश्चन में, तो एग्लांस भंजन कहते हैं, ठीक। सेम उत्क्रम अभिनत का है, ये बता दिया। सेम है आपका अग्र अभिनत का। अग्र अभिनत में आपको बस कुछ नहीं करना, श्रेय को चेंज करना है। P का मतलब पॉजिटिव तो उसमें पॉजिटिव से जोड़ दिए, N का मतलब नेगेटिव। तो उसमें बस इतना होता है कि जब P को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N को किससे जोड़ते हैं? नेगेटिव से, तो जो इसमें भी एक क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की किसकी कौन सी दिशा में होता है? विपरीत। उत्क्रम में समान में होता है लेकिन अग्र अभिनत में क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होने के कारण जो अक्षय परत क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। क्या होती है? पतली। उत्क्रम में मोटी हो रही थी पर यहाँ पे क्या होगी? पतली। पतली हो जाने के कारण दोनों संधि को पार करके आपस में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और धारा बहने लगती है और इस धारा को ही हम कहते हैं अग्र अभिनत। क्या कहते हैं? अग्र अभिनत, ठीक। तो ये अग्र अभिनत भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आपको अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन है जो मैंने बताया सेम विक्टो इसमें वैसे ही लिखा है, मैंने चित्र से आपको याद करवाया है, थ्योरी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक, वही लिखा है। ठीक है, संधि को पार करके आवेश भाग P क्षेत्र और N क्षेत्र के कोटर आपस में संयोग कर लेते हैं और ये नियत धारा है वो नियत सूक्ष्म समय के लिए बहती है, इसको हम उत्क्रम धारा कहते हैं, इस क्रिया को एग्लांस भंजन कहते हैं, ठीक। बाकी ये ग्राफ है B और I के बीच जब उत्क्रम अभिनत के लिए आप ग्राफ खींचते हैं तो उत्क्रम दिशा में सूक्ष्म समय के लिए सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म समय के लिए सूक्ष्म धारा बहती है, ठीक। ये लिखना है इसके ग्राफ में आपको। तो ये था पूरा डिस्कशन इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल रह गया x दिशा में गतिशील प्रकाश किरण E बराबर, ये सवाल है, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको अभी लिख देता हूँ। E बराबर जो दिया है, E बाई बराबर जो इक्वेशन आपको दे रखी है इन्होंने 300 साइन ओमेगा T माइनस एक्स अपॉन सी, ये जो पूरी समीकरण है वो इधर लिख देता हूँ मैं। E बाई बराबर 300 साइन
ठीक है, 300 साइन ओमेगा टी अपॉन सी, ये दे रखी है शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओमेगा टी, हाँ सॉरी, ओमेगा टी माइनस का x अपॉन सी, x अपॉन सी, ठीक है, ये दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर। ये समीकरण पूरी इधर है, ये ध्यान रख देना, 300 साइन उधर चला गया है, ठीक है। तो ये समीकरण थी पूरी दे रखी है, और कह रहे हैं y दिशा में जो वेग है v, वो दे रखा है आपके पास 2 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करता है इलेक्ट्रॉन में लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। अधिकतम चुंबकीय बल की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं पहले, V0 बराबर फार्मूला होता है E0 अपॉन सी। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो आप जानते हैं समीकरण होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी x अपॉन सी, ठीक। तो यहाँ से E0 की वैल्यू आप जानते हैं 300 आ जाएगी। E0 बराबर कितना आ जाएगा, 300 वोल्ट। 300 सी की वैल्यू आप सब जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 से काट दीजिए ऊपर 100, तो 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 8, जिसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। ये V है तो टेस्ला आएगा इसका मात्रा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला, ये निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, अधिकतम चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का फार्मूला आप सब जानते हैं, चुंबकीय बल क्या जो होता है Fm बराबर QVV, अधिकतम है QVV साइन थीटा होता है, थीटा अधिकतम के लिए 90 लगा दीजिए, तो QVV बचा, V की जगह बस हम क्या लिख लेंगे, V0, क्या लिख देंगे, V0, ठीक है। तो हम V0 लिख लेंगे, उसकी जगह जब V0 लिखेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे V0 की जगह बात करेंगे तो Q की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, V की वैल्यू आप सब जानते हैं 2 गुणा 10 की पावर 7 दे रखी है, और V0 की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस का 6। सॉल्व कर लेंगे, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो गया 32, और 19 6 25, 25 में से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 18, 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है। ये आंसर होगा आपके पास 10 के पावर माइनस का 18। मात्रक क्या लिखेंगे आप, बोलिए, बल है, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। ये सवाल था इसका, सॉल्व कर दिया है आपको, कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा में इसका सवाल आ रखा था, वो सवाल ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल दे रखा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 1025 एंगस्ट्रॉम का परावैंगनी प्रकाश विकिरण उत्सर्जित करता है। संक्रमण में संकलन ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्या, ठीक है, क्या क्वांटम संख्या का बताइए। तो क्वांटम संख्याएं आपको बतानी है, ठीक है। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं, हाइड्रोजन के लिए Z की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, ठीक। लैम्डा का मान आपको दिया है 1025 एंगस्ट्रॉम है, चेंज कर लीजिए 10 की पावर माइनस का 10 मीटर आ जाएगा, बस, ठीक है। तो फार्मूला आप जानते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है इसमें कि परावैंगनी, तो परावैंगनी कौन सी श्रेणी में होती है, लाइमन में, है ना। तो श्रेणी कौन सी होगी भाई, लाइमन श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ रखिए फार्मूला इसी से लेंगे, लाइमन श्रेणी के लिए। तो लाइमन पड़ती है परावैंगनी में, लाइमन बामर के बाद पड़ती है दृश्य में, लाइमन के बाद क्या आती है, बामर पड़ती है दृश्य में, और फिर उसके बाद तीनों सब अवृक्त में पड़ती हैं, ठीक। तो लाइमन परावैंगनी, लाइमन के बाद बामर आती है जो दृश्य में, उसके बाद जो बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड तीनों अवृक्त में, ठीक। तो लाइमन श्रेणी है। तो फार्मूला लाइमन के लिए आप सब जानते हैं, 1/लैम्डा बराबर R Z का स्क्वायर 1/Ni का स्क्वायर माइनस NF। Ni के लिए 1 होता है, हमें NF की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा का मान रख दो 1025 गुणा 10 की पावर माइनस 10, R की वैल्यू 1.097 गुणा 10 की पावर 7, रेडबर्ग कांस्टेंट है, Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही है। 1/Ni के लिए लाइमन की वैल्यू वही 1 होती है, और NF आपको निकालना है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया।
अब करना क्या है, इसको अपॉन में ले आओ, तो 1/1025 गुणा 10 की पावर -10, 1.097 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है, बराबर 1/1 का स्क्वायर बन ही आएगा, 1 माइनस का 1/NF का स्क्वायर। देखिए कुछ सवाल जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं पेपर में जो कुछ अच्छे बच्चे कर पाते हैं, जो उन्हें पढ़ा है। ये सवाल उसी तरीके का है, सवाल बनाने के लिए कठिन नहीं है, कैलकुलेशन कठिन है, ठीक है। तो इसके लिए टॉपर बनना है तो इस तरीके के सवाल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, करने पड़ेंगे। ये जानबूझ के डाले जाते हैं जो टॉपर बच्चे कर पाते हैं। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर सॉल्व होके आ जाता है 1000/1124.425, ठीक, ये आता है। 1 माइनस का ये आ जाता है, बराबर किसके आएगा, 1 माइनस 1/NF का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आइए, 1/NF का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1 माइनस का 1000/1124.425, एलसीएम ले लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा, उसमें से 1000 घटाएंगे तो 124.425/1124.425 1/NF के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, या उल्टा कर लीजिए, NF स्क्वायर 1124.425/124.425 घटाएंगे तो भाग करेंगे तो NF स्क्वायर 9.03 के समथिंग आएगा, या NF बराबर हम लिख देंगे, इसको मान के लिख लीजिए 9, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चढ़ जाएगा, या NF की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3। तो क्वांटम संख्याएं आपकी कौन सी आ गई, Ni बराबर 1 और NF बराबर कितनी आ गई, 3। यही आंसर है, ठीक है। कर लीजिए, सॉल्व करिएगा। समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, दर्शाए गए जिनमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए जिसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। डिक्टो क्वेश्चन बिल्कुल हमने जो आप देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कराया है सेम वही क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप वहां से करिएगा, इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखनी है आपको, और दर्शाए गए जिसमें संधारित्र के ये चित्र है जिसको आपको सवाल को सॉल्व कराते हैं। ये क्वेश्चन आप जो सीरीज है हमारी वहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 दूसरी वीडियो होगी उसमें से आप करना है इस क्वेश्चन को, ठीक। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, वहीं से आप इसको करिएगा, ठीक। यहाँ से देखते हैं संधारित्र की परिभाषा। तो संधारित्र क्या होता है, धारिता, संधारित्र की धारिता। तो धारिता का अगर फार्मूला हम पढ़ें तो फार्मूला आप जानते हैं C बराबर Q/B। C बराबर क्या जानते हैं, Q/B, ठीक। ये फार्मूला होता है धारिता का। तो यहाँ से अगर फार्मूला निकालें तो क्या होगा कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश, Q क्या है, आवेश। तो किसी चालक को दिए गए आवेश एवं आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक। तो ये परिभाषा है आपको, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक। ये परिभाषा हो गई। आइए सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल में ये आपके लगे हुए हैं, ये आपके पास लगा हुआ है कितने का, 6 का। ये 6 माइक्रोफैरड का है लगा हुआ एक धारिता का संधारित्र, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 12 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। ये 12 माइक्रोफैरड का है और 12 माइक्रोफैरड का है, और ये आपके पास कितना है भाई, 4 माइक्रोफैरड है ना, यस 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। और यहाँ 20 वोल्ट की आपके पास क्या है, बैटरी, ठीक है।
20 वोल्ट की आपके पास क्या है बैटरी। तो दोनों आप देख रहे हैं कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला इसका उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, 1 बराबर C1 प्लस C2। तो C1 6 प्लस का 1/3, एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3 दूनी 6, 2, 3/6, 3 दूनी 6। तो यहाँ से अगर C की बात करें तो C बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसी तरीके से 12 और 4 का निकालें, 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये भी कौन से क्रम में होंगे बोलिए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो इसको भी कर लीजिए, 1/C डैश नाम दे दें, तो C1 प्लस C2, तो 12/4, एलसीएम ले लीजिए 12 आ जाएगा, 1 प्लस 4 तियाँ 12, तो 4 तियाँ 12, 1 तियाँ 3, तो 4/12, 4 तियाँ 12, तो C डैश का मान आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। दोनों का मान आ गया, ये हमारे पास आ गया C डैश का और वो आ गया C का मान 2 माइक्रोफैरड, दोनों का मान आ गया हमारे पास, ठीक। फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, फार्मूला जानते हैं, Q बराबर CB, है ना, Q बराबर CB फार्मूला जानते हैं। तो C डैश एक का C है, तो यहाँ पे Q भी लिख लीजिए, तो Q एक C का मान रख दीजिए कितना 2, V का मान आप 2 है, माइक्रोफैरड में चेंज कर लेंगे, माइक्रो 10 की पावर -6 और 20, तो 20 दूनी 40 गुणा 10 की पावर -6 या 4 गुणा 10 की पावर -5 कूलम, ठीक। नेक्स्ट Q डैश लिख दीजिए, C डैश B, तो Q डैश C डैश की वैल्यू आपके पास आई है 3 गुणा 10 की पावर -6 और V की आपकी आई है 20 दिया 60 गुणा 10 की पावर -6, या लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर -5 कूलम, ठीक। ये दो आंसर हैं, आपको अलग अलग पूछ रहा था तो ये हमने बता दिए, ठीक है, ये हमने बता दिए। ये पूछ रहा था कि प्रत्येक का आवेश ज्ञात कीजिए, तो देखिए प्रत्येक का आवेश ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का हमने Q और Q डैश दोनों का अलग अलग आवेश हमने ज्ञात कर दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ से कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिख लिए। साथ में ये सवाल है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सवाल आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है, ये सवाल आपके सिलेबस का नहीं है, इस पर आपका स्टार लगा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल आपके सिलेबस का, वो आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है, इस पर आप चेक कर सकते हैं कि डॉट लगा हुआ है, ठीक है, कराने को करा देंगे लेकिन आपके कोई सिलेबस का नहीं है। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और क्या लिखना है, इसका केवल मात्रक। क्या परिभाषा होती है, आइए लिखिएगा कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है कि उस चुंबक के किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह कितना बलाघूर्ण अनुभव करेगा। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह कितना बलाघूर्ण अनुभव करेगा, ठीक है, कितना बलाघूर्ण उत्पन्न या अनुभव करेगा, ठीक। ये आपका है फार्मूला, फिर से सुन लीजिए कि चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है कि उस चुंबक में किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह कितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है, कितने बलाघूर्ण का अनुभव करेगा, ठीक। ये आपको बताना है कितना बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक आप लिख लेंगे, मात्रक जो होता है आपका, मात्रक अगर आप लिखें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर और ब्रैकेट में होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ऐसे लिख लीजिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, हिंदी में ये लिख दिया मैंने एम्पियर मीटर स्क्वायर। भाई यही अगर आप बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NI है, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है,
आई क्या है बोलो एम्पियर, ए क्या है मीटर स्क्वायर, एम बराबर है ना ये, ठीक है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ठीक, ये परिभाषा हो गई। इस सवाल को देख लेते हैं, आइए सवाल की तरफ देखें। मैं इस सवाल को भी कराई देता हूँ आपके, ठीक है, कोई बात नहीं। एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 2.0 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से 0.3 एम्पियर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। इसका चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है तो फार्मूला आप वैसे जानते ही हैं, सिंपल आप एकदम लगा ही लीजिए, है ना। एक फार्मूला है, आपको डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ इसका, MBR EVR/2। ये फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का एक, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19, V वेग जो आपको दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 7, R त्रिज्या है, त्रिज्या आपको इसमें दे रखी है 0.3 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को आप चेंज कर सकते हैं 10 की पावर -10 में, सॉल्व कर लेंगे, बटे कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 16 3 48, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 19 और 10 29, 29 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा -22। तो 0.48 गुणा 10 की पावर -22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है इसका। करा दे रहा हूँ, आप नोट करिएगा, मैं तब तक देख लूँ कि इसमें से एक सवाल आपका था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा था। ठीक है, यही आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, इसी के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको आपको करा दिया है। ठीक है, इसके अथवा वाला और कर लेते हैं। आइए, वाला कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। सर्पलाकार पथ की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण की चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा आप भी करिएगा कोशिश। V बराबर दे रहे हैं 0.3 टेस्ला। ठीक है, कितना दे रखा है 0.3 टेस्ला। V का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, V का मान 4 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड चाल दे रखी है, और थीटा आपको दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसके दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक कौन सा घटक होगा, क्षैतिज। तो V1 बराबर हम जानते हैं क्या, V साइन थीटा एक निकाल लीजिए। तो 4 गुणा 10 की पावर 5 साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2, 3/2, 2 दूनी 4, 2√3 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एक ही आ गया V2, V cos थीटा जो 4 गुणा 10 की पावर 5 cos 60 का मान 1/2, 1/2। ठीक है, ये 1/2 आप जब लगा लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 दूनी 4, 2 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V1 V2 हमने निकाल लिया। फार्मूला हमको यहाँ पूछ रहा है कि पथ की त्रिज्या, तो R बराबर आप फार्मूला जानते हैं MB/QB। तो हम M इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन किरण, तो 9.1 गुणा 10 की पावर -31। पहले हम V1 के लिए निकाल लें, इस कंडीशन के लिए। तो V1 की वैल्यू आप लगा दो 2√3 गुणा 10 की पावर 5 बटे Q की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19। V आपको दे रखा है 0.3 टेस्ला। ठीक है, कितना दे रखा है 0.3 टेस्ला। तो 0.3 आपके पास टेस्ला है। जब आप इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट आपका जो आंसर आएगा R का 6.495 गुणा 10 की पावर 6.495 गुणा 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार आप V2 के लिए निकाल लीजिए यहाँ से त्रिज्या। तो फार्मूला R बराबर M, या V1 लिख लो
तो V2 अपॉन क्या आ जाएगा QB, वैल्यू लगाइए 9.1 गुणा 10 की पावर -31, 2 गुणा 10 की पावर 5 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इंटू 0.3। सॉल्व करके यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि ये मान लो R1 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा। पथ की त्रिज्या, सर्कुलर पथ की त्रिज्या पूछी थी, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणा समय, समय और निकाल लेना है इसमें, ठीक है। तो ये सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा हमें कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वैसे भी क्रमागत जो सर्पाग्लार बीज की तो आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। तो नहीं आप पथ की त्रिज्या तक यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, ये आपके सिलेबस का है। तो R2 आप निकाल के कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 8वां सवाल है कि प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक और दिए गए परिपथ में एमीटर तथा वोल्टमीटर, ये पाठ्यांक ज्ञात करना है, ठीक। फिर पूछ रहे हैं कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में कलाबद्ध के बीच में 2 mm। वैसे ये सवाल भी आपके द्विस्लिट प्रयोग तो हट गया है, ठीक है, यंग का। फिलहाल ये सवाल मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल कह नहीं सकते ये हट गया है, लेकिन अनसोल्ड में अभी स्टार बना के नहीं दिया है, लेकिन इसलिए मैं आपको करा दूंगा ये, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, इसको हम देख लेते हैं। तो प्रतिबाधा क्या होती है, आइए समझते हैं। प्रतिबाधा को हम Z से प्रदर्शित करते हैं और Z बराबर होता है V/I, जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो प्रतिबाधा को हम प्रदर्शित करते हैं भाई Z से, Z बराबर V/I, मात्रक इसका भी ओम होता है। तो क्या परिभाषा बन जाएगी प्रतिबाधा की, तो प्रतिबाधा की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, क्या, किसी प्रत्यावर्ती धारा में शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध धारिता C, शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध, ठीक है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध धारिता, शुद्ध प्रतिरोध, तीनों के कारण धारा के मार्ग में, तीनों के कारण धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। बाधा का मतलब आप जानते ही हो, रुकावट, पर किसके कारण हो, तीनों के कारण, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रतिरोध, तीनों के कारण अगर धारा के मार्ग में रुकावट हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसी को कहते हैं हम प्रतिबाधा। फार्मूला Z बराबर V/I। क्या परिभाषा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रतिरोध, तीनों के कारण धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही कहते हैं हम प्रतिबाधा, ठीक। मात्रक ओम आप जानते ही V/I, R के बराबर होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, या वोल्ट प्रति मीटर, सॉरी वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। यहाँ से वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर, ये परिपथ आपको दे रखा है, इसमें आपको सवाल है, ये सवाल आपको करना है। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेल की जो वैल्यू है, एक्सेल की वैल्यू 80 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80, ठीक है। एक्सेल की वैल्यू आपके पास जो दे रखी है XL 60 है, सॉरी 60, कितना है ये 60, थोड़ा दिख नहीं रहा। R की जो वैल्यू है, मैं सवाल देख के लिख दे रहा हूँ, 30 ओम है। और यहाँ XC की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, XC आपको 20 ओम दे रखा है, ठीक है। और ये समीकरण दे रखी है V बराबर 200√2 साइन, V बराबर 200 साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ये समीकरण है आपके पास, ये एक्सेल का मान है। तो पहले मान ही लिख लो। सबसे पहले आपको ये जरूर पता होगी कि मान किसका किसका दे रखा है। यहाँ तो दे ही रखा है 30 ओम, XC का मान 20 ओम, और समीकरण आपको दे रखी है V बराबर 200√2 साइन ओमेगा टी। कंपेयर कर लीजिए V बराबर B0 साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ से B0 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 200√2। पूछ क्या रहा है, अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे VRMS,
VRMS बराबर होता है V0 बटे √2। V0 की वैल्यू दे रखी है 200 √2 बटे √2। √2 से √2 कैंसिल, आंसर आ गया 200 वोल्ट। ठीक है, VRMS कितना आ गया आपके पास 200 वोल्ट। ठीक है, ये 200 वोल्ट आ गया। फार्मूला प्रतिबाधा का जानते हैं, प्रतिबाधा अगर आप निकालें तो प्रतिबाधा आप जानते हैं Z बराबर √R का स्क्वायर, या XL अंतर का चिन्ह होता है XC का, या माइनस कर लीजिए, जो इसमें जो बड़ा हो उसमें से घटाइएगा। R आपको दे रखी है 30 का स्क्वायर माइनस प्लस XL आपके पास है 60, XC है 30, तो ये 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, और यहाँ 30 आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 20 है, तो ये 40 का स्क्वायर आप सब जानते हैं कितना 1600, 16 9 आप जानते हैं कितना हो जाएगा 2500। Z बराबर √2500 और Z बराबर प्रतिबाधा के 500 ओम। ठीक है, प्रतिबाधा आपके पास 500। आगे पूछ रहा है इसमें कि अमीटर तथा वोल्ट मीटर के नाम। तो अमीटर I बराबर फार्मूला आप जानते हैं VRMS अपॉन 2। ठीक है, VRS अपॉन दो नहीं Z, तो Z VRMS की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई 200, Z आपके पास कितना आ गया 50, 25 का 50, 2500 का 50 होता है। ठीक, तो 50 चौका 200, I जो आ गया आपके पास 4 एम्पीयर। तो ये अमीटर का होता है, अमीटर धारा को मापता है। वोल्ट मीटर आप क्या मापता है बोलिए, विभव को। तो विभव का फार्मूला लिख लीजिए, V बराबर क्या हो जाएगा XL माइनस का XC इंटू I। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 40 आ रहा था, I की वैल्यू 4 चौक 16, 160 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आ गया वोल्ट मीटर का और ये आ गया मीटर का। दोनों सवाल आपके पास हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 2 mm तथा पर्दे के बीच की दूरी 1.5 mm, ठीक है 1.5 मीटर है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज की चौड़ाई एवं केंद्र के तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, लिख लीजिए कि ऐसा स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर क्या रहता हो, नियत रहता हो। ऐसा स्रोत जिसके निकलने वाली जो तरंगे हैं उनके बीच जो कलांतर क्या हो वो नियत रहता हो, कला संबंध स्रोत कहलाता है। ठीक, तो ऐसा स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच जो कलांतर है वो क्या रहता हो, नियत रहता हो, तो उनको हम बोलते हैं कला संबंध स्रोत। ठीक, आइए देखते हैं सवाल की तरफ। तो कह रहा है कि 2 mm है, क्या है आपके पास 2 mm है ना। कह रहा है कि दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी वो कितनी है 2 mm। तो कला संबंध बीच की दूरी को हम स्मॉल d से लिखते हैं, जो दे रखी है 2 mm। 10 की पावर mm को चेंज करिए मीटर में तो -3 आ जाता है। आगे कह रहा है कि पर्दे से बीच की दूरी तो कैपिटल D 1.5 मीटर में ही दे रखी है। लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम को चेंज करिए 10 की पावर -10, 6 गुणा 10 की पावर -7 हो जाएगा ये मीटर, 10 में से 3 हटा दीजिए। तो कह रहे हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला आप जानते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। D की वैल्यू 1.5, लैम्डा 6 गुणा 10 की पावर -7, स्मॉल d आपके पास कितना है 2 गुणा 10 की पावर -3, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 कम 3 और 1 4, 4.5, 4.5, 3 ऊपर जाएगा प्लस का माइनस का 4, चौड़ाई है तो मीटर में आएगा। ये आंसर आ गया फ्रिंज की चौड़ाई। कह रहे हैं तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो अदीप्त के लिए फ्रिंज की दूरी x3 अदीप्त,
तीसरी, है ना, तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या फार्मूला होता है, x3 बराबर m माइनस का 1/2 d लैम्डा d अपॉन m की जगह 3 लगाएंगे, माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू आप जानते हैं आपके पास आ गई 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। सॉल्व कर लीजिए इसको इधर, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया कितना, 5/2, ठीक है। x3 बराबर 5/2 गुणा 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। सॉल्व कर लेंगे जो आंसर आ जाएगा, देखिए 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 1 21, 2 बराबर गुणा 10 की पावर माइनस का 4, x3 बराबर काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 21.5 का आधा कितना होगा, देखो 215 को भाग कर लो आप, या सीधा घटाओ, पॉइंट को हटाओ और नीचे क्या बढ़ा लो 0। इधर देखिएगा, कंडीशन यहाँ कर देता हूँ, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 22 होएगा, सॉरी, ठीक है, 22.5 आएगा बटे 2 माइनस का 4, ठीक है। तो अब इसको भाग कर लीजिए, यहीं भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 11.2, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा था भाई, दूरी है तो ये भी मीटर में आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल आपका हो गया। अच्छा, जो 9वां सवाल है वो दोनों पे ही स्टार लगा हुआ है, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं दोनों ही, ठीक है, वो दोनों ही क्या है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, तो इसलिए उन दोनों ही सवाल को हमने नहीं लिया है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, उन दोनों सवालों को ही हमने क्या कर दिया है, नहीं लिया है, ठीक है। तो उन दोनों ही सवालों को हमने, ठीक है, मैं बता देता हूँ पढ़ के वो सवाल क्या है कि प्रवर्धक क्या है, और एक ओवेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्तक के आधार पर 3 माइक्रो, उसमें धारा लाभ 12 निकलवा रहा, आपके सिलेबस में नहीं है। और उसी प्रकार का है कि 2 लित्र क्या है, ये भी आपका ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये 2 लित्र और ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं है आपके सिलेबस में, तो नवा सवाल जो है आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए उसको पूरा लिया है, दोनों ही क्वेश्चन नहीं है अथवा में, ठीक है। थैंक यू, पूरा ये वाला हो गया है आपका। नेक्स्ट हम लेके आएंगे अगला जो भी होगा आपका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपको अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।